सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिले सबसे पहले। स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल वीके मैथ क्लासेस में। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कक्षा 10 विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो है आपका प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको बताया था प्रतिरोधों के समांतर क्रम के बारे में। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या आप उस वीडियो को मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। और ये जो आपका टॉपिक है श्रेणी क्रम और समांतर क्रम का, ये आपका 2025 के एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। अगर आपको प्रतिरोधों का समांतर क्रम देखना है तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि श्रेणी क्रम क्या होता है और श्रेणी क्रम में हम किस किस चीजों को जोड़ते हैं अपने परिपथ के अंतर। तो श्रेणी क्रम में आप देख सकते हैं, ये श्रेणी क्रम का चित्र बना हुआ है। यहां पर हमने लिए हैं तीन प्रतिरोध। तीन प्रतिरोध कौन कौन से हैं? R1, R2 और R3। ये तीन प्रतिरोध हैं और इन तीनों प्रतिरोधों में क्या है आप देख सकते हैं चित्र में। इसमें जो पहला वाला प्रतिरोध है इसमें V1 वोल्टेज है, इसमें V2 वोल्टेज है, इसमें V3 वोल्टेज है। यानी कि विभवांतर क्या है इसमें? V1, V2, V3 है। यहाँ पर एक बैटरी लगी हुई है और यहाँ पर एक कुंजी लगी हुई है K, और यहाँ पर कोई निशान नहीं है। अगर इस कुंजी के बीच में कोई निशान होता है इस तरह से लगा हुआ, तो इसका मतलब यह है कि ये कुंजी क्या है? बंद है। अगर यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो इसका मतलब ये कुंजी क्या है? खुली हुई है और परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है। तो श्रेणी क्रम में हम कौन से उपकरण को जोड़ते हैं और समांतर क्रम में कौन से उपकरण को जोड़ते हैं, पहले वो समझ लेते हैं। उसके बाद हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे और सूत्र का इसका निगमन कर देंगे। तो श्रेणी क्रम का मतलब है सीरीज करना, क्योंकि हम श्रेणी क्रम को बोलते हैं सीरीज। तो सीरीज हम कैसे करते हैं? अब मान लेते हैं, आपने देखा होगा दिवाली के टाइम पर हम क्या करते हैं, घर को सजाने के लिए एक झल्लर लाते हैं जिसमें छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं। वो जो बल्ब होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं। मान लो यहाँ पर क्या है, इसका मेन यहाँ पर लगा हुआ है, इसका प्लग लगा हुआ है, और ये जो लड़ी होती है इसमें अलग अलग टाइप से इस टाइप से क्या है बल्ब जुड़े रहते हैं। तो ये जो बल्ब होते हैं ये एक तार से अनेक तार इस तरह से निकले रहते हैं। जैसे कि एक पेड़ होता है, एक पेड़ में अनेक शाखाएं निकली रहती हैं। इसी प्रकार क्या होता है, एक जो वायर होता है, तार होता है, उसमें अनेक बल्ब जुड़े होते हैं। तो उन बल्ब ये जो बल्ब जुड़े होते हैं ये जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में। अब मान लेते हैं ये जो लड़ी है या झालर है, इसके अंदर हम मान लेते हैं कि 50 वोल्ट है, मतलब 50 बल्ब हैं। अब जो 50 बल्ब हैं और हम ये मान लेते हैं कि यहाँ जो मेन स्विच है, इस मेन स्विच से हमारे आ रहे हैं 200 वोल्ट। 200 वोल्ट का विभवांतर यहाँ पर प्रवाहित हो रहा है। अब हम देखेंगे 200 वोल्टेज के यहाँ पर विभवांतर है, 50 बल्ब है, तो एक बल्ब पर कितने वोल्टेज पड़ेंगे? तो हम क्या करेंगे, 200 को भाग कर देंगे 50 से, तो कितना आएगा आपका? 4। तो एक बल्ब को जो मिलेंगे वो 4 वोल्ट मिलेंगे। तो 4 वोल्ट पे क्या है, ये जो बल्ब होता है छोटा वाला, ये क्या होगा? आसानी पूर्वक जल जाता है। अगर हम इन बल्बों को श्रेणी क्रम में न जोड़ दें समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में हम जानते हैं कि समांतर क्रम में वोल्टेज नहीं बढ़ते। अब समांतर क्रम का मैंने क्वेश्चन आपको पीछे वाली वीडियो में करा दिया, आप उस वीडियो को जरूर देख लें। तो समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज नहीं बढ़ते। अगर ये जो छोटे बल्ब हैं इन्हें हम श्रेणी क्रम में ना लगाकर लगा दें समांतर क्रम में, तो क्या होगा? अब देखो यहां से क्या है, 200 वोल्टेज आ रहे हैं। अब 200 वोल्टेज जो है, प्रत्येक बल्ब को 200 वोल्टेज मिलेंगे, क्योंकि बल्ब देखो क्या बहुत छोटा है। और जब इस वाले बल्ब को 200 वोल्टेज मिलेंगे तो बल्ब क्या होगा? फ्यूज हो जाएगा, यानी कि जल वो नहीं पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि जो घर के जितने बड़े उपकरण होते हैं, जैसे कि आपका टेलीविजन, फ्रिज, कूलर, वॉशिंग मशीन, घर के जितने बड़े बड़े उपकरण होते हैं वो सभी जुड़े होते हैं समांतर क्रम में, अर्थात पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं। क्योंकि समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज नहीं बढ़ते। जितने मेन स्विच से वोल्टेज आते हैं वो सभी वोल्टेज बराबर बराबर प्रत्येक उपकरण में बढ़ जाते हैं। अब यहां पर हम देखेंगे डायग्राम के अंदर, यहाँ पर आपके तीन उपकरण लगे हुए हैं, R1, R2, R3। ये तीन प्रतिरोध हैं और तीनों ही क्या है, श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। अब हमने मान लिया कि यहाँ से जो वोल्टेज निकले हैं वो V निकले हैं। इस वाले प्रतिरोध के अंदर पहुंचेंगे V1, इसमें पहुंचेंगे V2, इसमें पहुंचेंगे आपके V3। तो हमने जाना कि श्रेणी क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में क्या होता है। तो श्रेणी क्रम में वोल्टेज बढ़ जाते हैं, धारा नहीं बढ़ती।
समांतर क्रम में क्या होता है, वोल्टेज नहीं बढ़ते और धारा बढ़ जाती है। बस आपको एग्जाम में जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे, इससे अगली वीडियो में आपको कराऊंगा समांतर क्रम और श्रेणी क्रम पर आधारित जो न्यूमेरिकल है आपके सन 2025 की परीक्षा पूछने आने के लिए, वो हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो न्यूमेरिकल को अगर हमें सोल्व करना है तो हमें पहचानना पड़ेगा कि कौन सा श्रेणी क्रम है और कौन सा समांतर क्रम है। तो श्रेणी क्रम की पहचान ये है कि जो प्रतिरोध आपको जुड़े होंगे वो एक ही लाइन में होंगे। जब एक प्रतिरोध एक ही लाइन में होंगे तो सब में क्या होगा, बराबर अलग अलग जो करंट होगा वो सबके अंदर बराबर बराबर पहुंचेगा, धारा सबके अंदर क्या पहुंचेगी, बराबर बराबर। लेकिन जो विभवांतर होगा वो प्रत्येक प्रतिरोध के अनुसार क्या हो जाएगा, बढ़ जाता है। अब हम देखेंगे ये जो श्रेणी क्रम का सूत्र है वो हम किस प्रकार से सिद्ध कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, यहाँ पर हमने डायग्राम बना हुआ है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं इसमें 3 प्रतिरोध हैं, R1, R2, R3। इनको में किस प्रकार से कनेक्ट किया गया है, जोड़ा गया है श्रेणी क्रम में। ये जो पहला वाला प्रतिरोध है, इसका ये जो पहला वाला सिरा है, पहले वाले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो किसी एक बिंदु से जोड़ा गया है। और ये जो इसका दूसरा वाला सिरा है, ये जो क्या है, पहला प्रतिरोध है, इस पहले प्रतिरोध का जो सेकंड सिरा है वो दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ा गया है। यहां पर आप देख सकते हैं ये आपका क्या है, प्रतिरोध है। और इस प्रतिरोध का जो पहला सिरा है, ये क्या है, इसका पहला सिरा है। ये जो पहला सिरा है किसी एक बिंदु से जोड़ा गया है। अभी जो इसका क्या है, ये दूसरा सिरा है। ये जो दूसरा सिरा है यहां पर कोई दूसरा प्रतिरोध लगा हुआ है, इस दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा गया है। इसका दूसरे वाले प्रतिरोध का, यहाँ पर दूसरा प्रतिरोध है, इस दूसरे प्रतिरोध का जो आपका पहला सिरा है वो इस वाले से क्या गया, कनेक्ट किया, जोड़ा गया है। इसी क्रम में क्या है, अन्य प्रतिरोधों को हमने जोड़ दिया। तो यहां पर हमने लिखा है प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। तो इसमें लिखा है कि इस क्रम में प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ा जाता है या जोड़ते हैं कि पहले प्रतिरोध का जो पहला सिरा है वो किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं और दूसरा सिरा क्या करते हैं, दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ देते हैं। और इसी क्रम में क्या करते हैं, हम अन्य प्रतिरोधों को जोड़ देते हैं। आप चाहे R2 प्रतिरोध लें या 3 प्रतिरोध लें या 4 या 5, आप कितने भी प्रतिरोधों को इस क्रम में जोड़ सकते हैं। अब यहां पर हम लिख लेते हैं, यहां पर हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं तो यहां पर लिख लेंगे हम, माना R1, R2 और R3 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। इनके सिरों के बीच विभवांतर, जो विभवांतर होगा वो क्या होगा, V1, V2, V3। हमने क्रम से मान लिया कि V1, V2, V3 है। और इनमें जो प्रवाहित धारा होगी वो क्या होगी, एक समान होगी, यानी कि सबके अंदर क्या है, बराबर बराबर धारा प्रवाहित होगी। तो धारा जो हमने मानी है वो मानी है I, क्योंकि हम धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। तो धारा क्या हो जाएगी, आपकी I हो जाएगी। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पर लगा देंगे आपका ओम का नियम। जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें हमने माना है कि V1 वोल्टेज आएंगे, इसमें V2 जाएंगे, इसके अंदर क्या आएंगे, V3 वोल्टेज आएंगे। और धारा सबके अंदर क्या आपकी बराबर बराबर मात्रा में जाएगी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ओम के नियम से। अब ओम का नियम हम सभी जानते हैं। ओम का जो नियम होता है वो होता है आपका V बराबर I R। ये क्या आपका ओम का नियम है। तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाले विभवांतर के अंदर, यहाँ पर जो पहला वाला विभवांतर है, इस पहले वाले विभवांतर में, मतलब पहले वाले प्रतिरोध में, यहाँ पर जो पहला प्रतिरोध है इसके अंदर कितना विभवांतर है वो हम निकालेंगे। तो यहां पर हम लिख लेंगे V बराबर, मतलब ऐसा मान लेंगे V1 I R1। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले प्रतिरोध में विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध में विभवांतर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो V1 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी I R1। ऐसे निकालेंगे V2 बराबर, तो V2 बराबर हो जाएगा आपका I R2। V3 का मान निकालेंगे I R3। तो हमने क्या करा है, V1, V2, V3 की वैल्यू निकाल ली। अब यहां पर हम लिखेंगे कुल विभवांतर। अब इसका जो कुल विभवांतर होगा वो क्या होगा, आपका V होगा, क्योंकि यहां से जो वोल्टेज निकले हैं बैटरी से वो केवल V निकले हैं, वो तो आगे जाके 3 भागों में डिवाइड हो गए, वरना यहां से केवल V निकला है। तो यहाँ ये जो V का मान होगा, इन तीनों V का मान इस अकेले V के बराबर होगा। तो V1 प्लस V2 और प्लस V3। तो V बराबर, V1 का मान लगा देंगे I R1, I R2 और I R3। अब यहां से I कॉमन निकाल लेंगे, तो यहां बचेगा आपका R1, यहां बचेगा आपका R2 और यहां बचेगा आपका I3।
और इसको मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। अब हम क्या करेंगे, अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर, यहाँ पे जो 3 प्रतिरोध हैं, अगर हम इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोध रख दें तो यहां पर हम लिखेंगे, तो यहां पर हम लिख लेंगे यदि इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध रख दें जिसके सिरों के बीच V वोल्ट का विभवांतर हो तथा उसमें I एम्पियर की धारा प्रवाहित हो, तब वह प्रतिरोध तुल्य प्रतिरोध होगा। हमने यहां पर लिखा है, अगर हम क्या करें, इन तीनों प्रतिरोधों के स्थान पर केवल एक ही प्रतिरोध रख दें, 3 प्रतिरोध ना रखकर केवल एक ही प्रतिरोध अगर हम रख दे हैं तो उसकी सिरों पर विभवांतर क्या होगा, V होगा। अगर विभवांतर V है, देखो आपको जो विभवांतर है वो 3 जगह डिवाइड है। अगर हम केवल एक ही प्रतिरोध रखेंगे तो विभवांतर कहीं बटेगा नहीं, तो विभवांतर क्या होगा, इसके अंदर V वोल्ट होगा। अगर विभवांतर V वोल्ट होगा तो धारा क्या होगी आपकी I, क्योंकि धारा तो सबके अंदर क्या है, बराबर है। तो अब हम लिखेंगे विभवांतर V होगा, तो यहां पर हम लिख लेते हैं ओम के नियम ओम के नियम होता है V बराबर I R, ये ओम का नियम है। इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 आपकी ये है और ये सबकी समीकरण क्या आपकी 2। समीकरण 1 और 2 में क्या है, देखो ये भी आपका V का मान है और ये भी आपका क्या है, V का मान है। तो यहां पर हम लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 से ये V से भी हो जाएगा कैंसिल, तो यहां बचेगा आपका I R बराबर बचेगा आपका I R1 प्लस R2 प्लस R3। ये I से I हो जाएगा कैंसिल, तो यहां बचेगा आपका R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। और ये जो फॉर्मूला है आपका वो है श्रेणी क्रम का। अगर हमें श्रेणी क्रम में आपको 3 प्रतिरोध दे रखे हो या 4 प्रतिरोध दे रखे हो या आपके 2 दे रखे हो, अगर 4 प्रतिरोध हैं तो हम इसमें को R4 जोड़ लेंगे। अगर आपके यहाँ केवल 2 ही प्रतिरोध हैं, क्या करेंगे, यहाँ से एक प्रतिरोध कम कर देंगे। तो इस प्रकार से आप श्रेणी क्रम का फॉर्मूला सूत्र जो है सिद्ध कर सकते हैं बहुत ही आसानी पूर्वक एग्जाम में, अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो। आई होप कि आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।